बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जी 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। इनको आप ना सादा अल्फाज में लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। एक दो बातें जी इंपॉर्टेंट मैं करना चाहता हूँ, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट ये हैं कि एक तो मैं कोशिश करूँगा कि एक मंथ के अंदर अंदर सारे जो है ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो हैं यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप बहुत अच्छी सी जो है वो प्रिपरेशन कर सकें। और इसके साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मुख्तसर से टाइम में आपको जो चीज़ चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर दूं। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। और मैं इसमें ना एक और भी चीज़ बताऊंगा कि इसमें अच्छी खासी जगह होती है ई शीट के ऊपर भी, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैं शॉर्ट भी थोड़ा बता दूंगा लास्ट पे कि आप इस क्वेश्चन को मज़ीद शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी कि व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह मैं एक एक करके दो दो करके आपको सारे क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। कोशिश करूंगा एक महीने के अंदर अंदर चीज़ें सारी अपलोड हो जाएं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के अंदर दो मेन चीज़ें हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम हेडिंग में ना लेंगे जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अगर हम डिफाइन करें तो ग्रेविटी इज़ अ फोर्स, यानी कि ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी, जो किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। तो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि जब ज़मीन किसी और चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपने सुना होगा कि न्यूटन ने देखा कि एक एप्पल जो है वो नीचे आता है, तो उसने सोचा कि ये नीचे क्यों आया, इसने तो लेफ़्ट पे क्यों नहीं गया, राइट पे क्यों नहीं गया या ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया है। तो उसे बाद में पता चला एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि अर्थ जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। तो एक फोर्स के साथ खींचती है, तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी जो है ये हम बात कर रहे हैं ये अर्थ और किसी और दूसरी बॉडी के दरमियान जो फोर्स है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे बाद में पता चला कि हर चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वो भी हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। तो उसी से आगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बन गया। तो आगे हम हेडिंग बना लेंगे जी न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इसको दो तीन तरीकों से लिखा जा सकता है। आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन भी इसको कह देते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि स्टेटमेंट करनी है, देनी है इसकी, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो देखें जी स्टेटमेंट पहले हम कर लेते हैं कि स्टेटमेंट यही है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, यानी कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। लाइक आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस जगह पे बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं और आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ। विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखें प्रोपोर्शनल के दो साइन होते हैं, एक डायरेक्टली का और एक इन्वर्सली का। डायरेक्टली में क्या होता है कि एक चीज़ जब एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी भी ज़्यादा हो जाती है, और इन्वर्सली में क्या होता है, एक चीज़ ज़्यादा हो दूसरी कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं जी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। देखें मैसेज, ये ज़ाहिर सी बात है, दो बॉडीज़ होती हैं ना, एक बॉडी या दूसरी बॉडी को ट्रैक कर रही होती है, दोनों एक दूसरे को ट्रैक कर रही होती हैं। तो जो फोर्स है वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट में दोनों को इकट्ठा कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। मैं आगे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँगा, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इस स्टेटमेंट में मेन दो पॉइंट है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए। देखें जी, हम इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। कंसिडर टू बॉडीज़ ऑफ मैसेज M1 एंड M2। लाइक हमने कहा जी कि दो बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक फोर्स के साथ। तो सपोज कर लिया कि जी एक बॉडी जो है वो M1 है और एक बॉडी जो है वो M2 है। अब ज़ाहिर सी बात है दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस, कोई फासला तो होगा।
ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ आर, पहले मैंने डी लिख दिया था, फिर मैंने कहा आप शायद कंफ्यूज हो जाए, मैंने बुक के अकॉर्डिंग जो है आर कर दिया है। आप डी भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम है जी। M1 एक बॉडी है, M2 दूसरी बॉडी है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। लेकिन अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करें, जो डिस्टेंस है वो दोनों के सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेंटर में देखें डॉट लगा हुआ है, और वो डिस्टेंस जो है वो सेंटर से स्टार्ट होकर दूसरे तक जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में भी एक जगह लिखा हुआ था कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेना है। यहाँ पर जी ये हमने सपोजिशन कर ली। अब मज़ीद इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, मैं आपको एंड पे बताऊँगा इसको मज़ीद आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, पर अभी मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाय डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एफ, कैपिटल एफ, और छोटा सा सब्सक्रिप्ट में यानी कि स्मॉल जी आपने लिख देना एफ जी। ठीक है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब डेफिनेशन में उसने क्या कहा था कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। ठीक है, देखें अब डेफिनेशन को साथ साथ देखते जाएं कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। लाइक उस फोर्स को हम कह देते हैं जी यहाँ पर एफ जी, ये मैंने कह दिया एफ जी। अब उसके बाद वो कहता है कि विच इज़, यही फोर्स यानी कि विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये देखें हमने यहाँ पर मैथमेटिकली भी साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आपको साइन नज़र आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई कर दें, इकट्ठा कर दें, किस चीज़ को जी? ऑफ देयर मैसेज। जहरी सी बात है, यहाँ पर दो ही मैसेज हैं, एक M1 है एक M2 है, हम दोनों को क्या कर देंगे जी? प्रोडक्ट कर देंगे। तो इस तरह वो डेफिनेशन जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह आ जाती है कि एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 के, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशन में दूसरी बात उसने क्या की थी? एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी फोर्स की बात हो रही है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी किसके? अच्छा, टू द स्क्वायर। देखें यहाँ पर हम साथ साथ लिखते हैं जी, ये फोर्स एफ जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली में यानी कि आपने 1 आवर नीचे कोई चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो 1 आवर देखें मैंने स्क्वायर भी कर दिया क्योंकि उसने डेफिनेशन में कहा था स्क्वायर। अब किस चीज़ का स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। डिस्टेंस को हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ, इसलिए हमने आर का स्क्वायर कर दिया। फिर तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हमने, इसलिए हमने ऊपर भी लिख दिया था कि बाय डेफिनेशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये दो मैथमेटिकल चीज़ें जो है डेफिनेशन से ही बनी हैं। अब इनका मतलब क्या है मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, लिखी लिखा है तो आपको समझ आ जाएगा। देखें जी, अब जो मैं कहता हूँ कि जो अब दो बॉडीज जो एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही हैं, अब अगर ये बॉडीज यहाँ पर समझने के लिए ना आप दो मैग्नेट सपोज कर लें। ठीक है, अब दो मैग्नेट हैं, अगर मैग्नेटिज़ जिसको आप कहते हो, कि अगर वो छोटे छोटे हैं तो वो क्या उनके दरमियान जो फोर्स है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? और इसी तरह दो बड़े बड़े मकनातीस या दो बड़े बड़े मैग्नेट हैं तो वो एक दूसरे को क्या कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे या ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे? यकीनन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब वो बड़े बड़े हैवी होंगे, मैस उनका ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, और जब वो छोटे छोटे होंगे तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो भी कम होगी। तो डायरेक्टली का मतलब भी यही है कि अगर इन दोनों का मैसेज ज़्यादा होंगे, मैस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होगी। ये इसका एक्चुअल जो कंसेप्ट है। इसी तरह अब बात करते हैं जी डिस्टेंस की। डिस्टेंस जो है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? ये मुराद ये है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन देखते हैं कैसे। यहाँ पर आप डायग्राम दोनों सपोज कर लें कि वो दो मैग्नेट ही हैं, अगर आप उनको करीब करीब रखते हैं तो यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आप कम रखते हैं तो क्या फोर्स कितनी होगी? तो इसी तरह अगर आप उन्हीं दोनों मैग्नेट को थोड़ा दूर दूर ले जाते हैं सॉरी, तो वो फोर्स क्या उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी? तो यकीनन आपके माइंड में आ रहा होगा, सॉरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो इसलिए, तो यकीनन आपके माइंड में आ रहा होगा कि फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ एक मैग्नेट बिल्कुल आप रखें, बिल्कुल साथ ही थोड़ा सा ना दूसरा रखें, तो वो फोर्स देख लें। उन्हीं दो मैग्नेट्स को फिर आप एक अपने पास रख लें, एक बिल्कुल उधर जाके कॉर्नर में रख दें, तो क्या उनके दरमियान फोर्स कम होगी या ज़्यादा होगी? तो कम होगी। तो आपने देखा जब डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि आर ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स कम हो रही है, इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपने दोनों को क्या करना है? दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। बाय कंबाइन मीन इकट्ठा कर दें 1 और 2 को।
तो देखें जी, अब कंबाइन कैसे करते हैं, आप यूँ समझें कि आप फर्स्ट को भी लिख रहे हैं कि एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 एंड M2। अब जो 2 वाले लिखेंगे, 2 को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, 2 में R2 जो है वो नीचे है, तो आप इसी के नीचे लिख दें R2, तो ये कंबाइन होगी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसको आपने ख़त्म करना है, ठीक है। इसको ख़त्म करके इसकी जगह आप समझ लें कि इज इक्वल और कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर जी, क्योंकि ग्रेविटेशन की बात हो रही है तो इसलिए जी ही इसका यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो आपने उस साइन को ख़त्म किया, उसकी जगह आप दो समझ लें छोटी छोटी चीज़ें लेके आ गए, एक इक्वल का साइन है और एक कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी कह रहे हैं, कैपिटल जी। तो बाकी ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी चीज़ें तो क्लियर हैं जी। एफ जी हमें पता है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, M1 पता है, M2 भी पता है, दोनों मैसेज हैं, और भी पता है डिस्टेंस है। अब जी यहाँ पर नई चीज़ है ये, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जी इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और इसका जो नाम है इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। इसलिए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू हर जगह सेम कंसिडर की जाएगी। और इसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब मैं ना, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, इजी है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं सर शॉर्ट आंसर कराया करें, तो बच्चों आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट आंसर बता देता हूँ। देखें जी, ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद एडिंग बना लें जी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें आप ये जस्ट स्टेटमेंट लिखें, और एक्सप्लेनेशन में आप कुछ भी ना करें, सिर्फ आप डायग्राम बना दें। डायग्राम बनाने के बाद आप ये जो मैथमेटिकल चीज़ें लिखी हुई, ये 4 स्टेप हैं, ये जिसको मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर कंबाइन लिखा हुआ है, और कंबाइन करने के बाद 2 स्टेप हुए हैं मैथमेटिकली। बाकी आप ये जितने वर्ड्स में चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप बेशक स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप इंतहाई यानी कि बहुत ही शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि फिर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसके अकॉर्डिंग फिर जो है मैटर करता है, और मार्क्स कितने उस लॉन्ग क्वेश्चन के ये भी देखा जाता है। तो बहरहाल आपकी उम्मीद है कि यहाँ तक जो है ना ये कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा रोज़ाना 3-3 4-4 क्वेश्चन करके अपलोड कर दूँ, ताकि एक महीने में सारी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाएँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फ़ज़ल एकेडमी को सब्सक्राइब करके फ़ज़ल एकेडमी का हिस्सा बने, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि जो भी जिनको नहीं पता अभी तक कि न्यू बुक के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इस तरह न्यूमेरिकल्स और ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, तो उन्हें भी बताएं ताकि उन्हें भी समझ आए। और उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।